हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस क्लास। इस क्लास में जितने भी प्रश्न आपको कराए जाएंगे वो सभी आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, देवनागरी का पूर्व नाम क्या है। यानी कि जो हमारी देवनागरी लिपि है उसका पूर्व नाम क्या है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया गुप्त लिपि, दूसरा ऑप्शन शारदा लिपि, तीसरा ऑप्शन प्राचीन नागरी लिपि, चौथा ऑप्शन ये सभी। तो देवनागरी लिपि का पूर्व नाम क्या है। पहले ऑप्शन के सही उत्तर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसका प्राचीन नगरी लिपि ये सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पहले प्रश्न का सही उत्तर है। इसके बाद बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, भारत की राष्ट्रीय लिपि कौन सी है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है देवनागरी, दूसरा ऑप्शन फारसी, तीसरा ऑप्शन रोमन और चौथा ऑप्शन अरबी। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय लिपि है हमारी देवनागरी लिपि। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय का भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है। पहला ऑप्शन अनुच्छेद 344, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 346, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 348 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 120। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 348 इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों का भाषा संबंधी निर्देश के बारे में है ये हमारा अनुच्छेद 348। बात करते हैं अगले प्रश्न के। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिपि सुधार समिति का गठन किया गया कौन से वर्ष में किया गया, हमसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन वर्ष 1950 में, दूसरा ऑप्शन वर्ष 1960 में, तीसरा ऑप्शन वर्ष 1953 में, चौथा ऑप्शन वर्ष 1947 में। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिपि सुधार समिति का गठन किया गया, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 1947 में किया गया था। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया धा सघोष महाप्राण और दंत है, दूसरा ऑप्शन बा सघोष ओष्ठ और महाप्राण है, तीसरा ऑप्शन चा अघोष तालव्य और अल्पप्राण है, चौथा ऑप्शन खा कंठ महाप्राण अघोष है। तो बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही है। ये हमारा गलत दिया गया, ये न सघोष होता है, न ओष्ठ होता है और ना ही महाप्राण है, बल्कि ये अल्पप्राण होता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है, हमें बताना है कौन से वाले ऑप्शन में उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन आरजू, दूसरा ऑप्शन खसरा, तीसरा ऑप्शन पढ़ाई, चौथा ऑप्शन जफर। तो उच्छिप्त ध्वनि हमारी अढ़ और अढ़ होती हैं, ये दो हमारी उच्छिप्त ध्वनियाँ होती हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पढ़ाई शब्द जो हमें दिया गया है वहाँ पर उच्छिप्त का प्रयोग हुआ है। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा। तो दर्शन अविनाशी किस प्रकार से लिखा जाएगा। इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि इसके लास्ट में षटकोण वाले सा का प्रयोग होता है। बहुत अच्छे से देख के जाना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन से हैं। पहला ऑप्शन संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया, दूसरा ऑप्शन तत्सम तद्भव देशज और विदेशी, चौथा ऑप्शन क्रिया विशेषण संबंध योजक, विस्मय अवधि और चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमें बताना है विकारी शब्द कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया ये हमारे विकारी शब्द होते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न के, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी। पहला ऑप्शन शत्रुता, दूसरा ऑप्शन तूफान, तीसरा ऑप्शन मनुष्य, चौथा ऑप्शन गुरु। तो भाववाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। शत्रुता शब्द हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन हमें दिया गया नृत्य, दूसरा ऑप्शन धर्म, तीसरा ऑप्शन कुटिया, चौथा ऑप्शन दीपक। तो स्त्रीलिंग शब्द हमारा है यहाँ पर कुटिया, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की, नौकर आज छुट्टी पर है, इस वाक्य का स्त्रीलिंग वाक्य क्या होगा। पहला ऑप्शन नौकरन आज छुट्टी पर, दूसरा ऑप्शन नौकराइन आज छुट्टी पर, तीसरा ऑप्शन नौकरानी आज छुट्टी पर है, चौथा ऑप्शन नौकरनी आज छुट्टी पर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नौकरानी आज छुट्टी पर है। ये हमारा स्त्रीलिंग वाक्य बनेगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, वर्षा शब्द का उचित बहुवचन कौन सा होगा।
पहला ऑप्शन बरसाएं, दूसरा ऑप्शन बरसाओ, तीसरा ऑप्शन बरसागढ़, चौथा ऑप्शन वर्षा। तो वर्षा का जो बहुवचन वो वर्षा ही होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से गई, इस वाक्य में कौन सा कारक है? पहला ऑप्शन हमें दिया कर्ता कारक, दूसरा ऑप्शन कर्म कारक, तीसरा ऑप्शन कारण कारक, चौथा ऑप्शन अपादान कारक। तो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से गई, अलगाव का भाव प्रकट हो रहा है, यानी कि अलग होने की बात की जा रही है। तो जब भी कोई वस्तु अलग होती है उसे हम अपादान कारक के अंतर्गत शामिल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, लता ने रमा को अपनी कलम दी, इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है? पहला ऑप्शन कर्म कारक, दूसरा ऑप्शन कर्ण कारक, तीसरा ऑप्शन संप्रदान कारक, चौथा ऑप्शन संबंध कारक। तो रमा ने लता को अपनी कलम दे दी, तो ये तो हमारा संप्रदान के अंतर्गत है। लेकिन यहाँ पे हमसे स्पेशली पूछा गया है, विशेष तौर पे पूछा है कि जो को दिया गया है वो किस कारक की विभक्ति होती है? तो कर्ता ने कर्म को यानी कि कर्म कारक। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कर्म कारक यहाँ पे हमारा दिया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, बोलने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन उत्तम पुरुष, दूसरा ऑप्शन मध्यम पुरुष, तीसरा ऑप्शन अन्य पुरुष, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बोलने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उसे कहते हैं हम उत्तम पुरुष। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उत्तम पुरुष कहते हैं हम बोलने वाले के लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। शायद कमरे में छिपा है, वाक्य में स्थूलांकित शब्द कौन सा है? यानी कि जो शायद शब्द है हमें बताना है वो किस प्रकार का शब्द है। पहला ऑप्शन प्रश्नवाचक, दूसरा ऑप्शन संबंधवाचक, तीसरा ऑप्शन अनिश्चयवाचक, चौथा ऑप्शन निजवाचक। तो शायद कोई कमरे में छुपा है, तो शायद शब्द हमारा जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अनिश्चितता का बोध कर रहा है शायद। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। पुस्तक में कौन सा विशेषण बनेगा? पहला ऑप्शन हमें दिया पुस्तकालय, दूसरा ऑप्शन पुस्तकें, तीसरा ऑप्शन पुस्तकीय, चौथा ऑप्शन पुस्तकों। तो पुस्तक में कौन सा विशेषण बनेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुस्तकीय। पुस्तकीय शब्द होगा हमारा पुस्तक का विशेषण। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, यह पुस्तक किसकी है? स्थूलांकित शब्द क्या है यहाँ पे? यानी कि जो यह शब्द है वो क्या होगा? पहला ऑप्शन सार्वनामिक विशेषण है, पुस्तक विशेष्य है, एक वचन और स्त्रीलिंग है। दूसरा ऑप्शन सर्वनाम एक वचन और स्त्रीलिंग। तीसरा ऑप्शन गुणवाचक विशेषण, पुस्तक विशेष्य, एक वचन और स्त्रीलिंग। चौथा ऑप्शन संबोधन अव्यय है जो यह दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सार्वनामिक विशेषण है, पुस्तक विशेष्य है, एक वचन है और स्त्रीलिंग भी है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। जो यह दिया गया है वो सार्वनामिक विशेषण है और एक वचन है और स्त्रीलिंग है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाए तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है? पहला ऑप्शन मूलावस्था, दूसरा ऑप्शन पूर्वावस्था, तीसरा ऑप्शन उत्तरावस्था, चौथा ऑप्शन उत्तमा अवस्था। तो दो प्राणियों और वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया हमें अपने मूल रूप या फिर उत्तरावस्था इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। मूलावस्था हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, जिस क्रिया से संचारित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? पहला ऑप्शन अकर्मक क्रिया, दूसरा ऑप्शन सकर्मक क्रिया, तीसरा ऑप्शन द्विकर्मक क्रिया, चौथा ऑप्शन प्रेरणार्थक क्रिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्रिया का प्रभाव जब कर्म पर पड़ता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं और जब कर्म पर नहीं पड़ता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? पहला ऑप्शन पूर्णकालिक क्रिया, दूसरा ऑप्शन प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरा ऑप्शन संयुक्त क्रिया और चौथा ऑप्शन अपूर्ण क्रिया। तो राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करता है उसे कहते हैं
प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर राम स्वयं कार्य नहीं कर रहा है बल्कि लक्ष्मण से पत्र लिखवा रहा है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी प्रेरणार्थक क्रिया सही उत्तर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? पहला ऑप्शन जाता, दूसरा ऑप्शन जाना, तीसरा ऑप्शन हूँ, चौथा ऑप्शन जा। तो सहायक क्रिया यहाँ पर हमारी हूँ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, उससे शांत नहीं रहा जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? पहला ऑप्शन भाववाच्य, दूसरा ऑप्शन कर्तव्यवाच्य, दूसरा ऑप्शन कर्मवाच्य, चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए भाववाच्य हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, मानसी सेब खाती है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? पहला ऑप्शन कर्तव्यवाच्य, दूसरा ऑप्शन कर्मवाच्य, तीसरा ऑप्शन भाववाच्य और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो मानसी सेब खाती है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए कर्तव्यवाच्य हो जाएगा। जिसको हम क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ता है वो हमारा कर्तव्यवाच्य होता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से क्या काल कहलाता है? पहला ऑप्शन क्रिया के घटित होने का समय, दूसरा ऑप्शन क्रिया का सामान्य रूप, तीसरा ऑप्शन क्रिया का मूल रूप, चौथा ऑप्शन क्रिया का पूर्ण रूप। तो किस काल की परिभाषा हमसे पूछी गई है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्रिया के घटित होने का समय ही काल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, संगीत बजता तो लड़कियां नाचती, इस वाक्य की पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन सामान्य भूतकाल, दूसरा ऑप्शन अपूर्ण भूतकाल, तीसरा ऑप्शन हेतु मध्य भूतकाल और चौथा ऑप्शन संदिग्ध भूतकाल। तो संगीत बजता तो लड़कियां नाचती, यानी कि एक चीज दूसरे पर निर्भर है, तो ये हमारा हेतु मध्य भूतकाल। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, शशि आए तो भास्कर जाए, इस वाक्य की पहचान करें। पहला ऑप्शन हेतु मध्य भविष्यत काल, दूसरा ऑप्शन सामान्य भविष्यत काल, तीसरा ऑप्शन संभाव्य भविष्यत काल और चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेतु मध्य भविष्यत काल। ये हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के सही अव्यय का क्षेत्र हो। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। हमसे पूछा गया है कि ये लेकिन शब्द है वो क्या है। पहला ऑप्शन विस्मयादि बोधक, दूसरा ऑप्शन संबंध बोधक, तीसरा ऑप्शन समुच्चय बोधक, चौथा ऑप्शन क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे हमारा जो अव्यय होगा वो होगा समुच्चय बोधक अव्यय। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? पहला ऑप्शन ऐसा काम मत करो, दूसरा ऑप्शन मैं पीछे आया था, तीसरा ऑप्शन मैं यह काम नहीं करूंगा, चौथा ऑप्शन मैं काम के पीछे आया था। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, मैं काम के पीछे आया था। ये हमारा संबंध बोधक अव्यय के प्रयोग में आया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। माचिस और कोट किस भाषा के शब्द हैं? पहला ऑप्शन अंग्रेजी, दूसरा ऑप्शन अरबी, तीसरा ऑप्शन फारसी, चौथा ऑप्शन तुर्की। तो माचिस और कोट ये हमारे शब्द हैं अंग्रेजी भाषा के। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हिंदी में प्रयुक्त तुरुप शब्द कौन सी भाषा का है? पहला ऑप्शन अंग्रेजी, दूसरा ऑप्शन डच, तीसरा ऑप्शन रूसी, चौथा ऑप्शन फ्रेंच। तो तुरुप जो शब्द है वो डच भाषा का है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, डच। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? पहला ऑप्शन वाचनालय, दूसरा ऑप्शन समतल, तीसरा ऑप्शन विद्यालय, चौथा ऑप्शन पशु। तो रूढ़ शब्द हमारे यहाँ पे पशु दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द कौन सा है? पहला ऑप्शन राजमहल, दूसरा ऑप्शन कमल, तीसरा ऑप्शन पीताम्बर, चौथा ऑप्शन जलज। तो यौगिक शब्द यहाँ पे हमारा दिया गया है राजमहल। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। परिवर्तन और परिवार में कौन सा उपसर्ग है? पहला ऑप्शन परि, दूसरा ऑप्शन प्रा, तीसरा ऑप्शन पर, चौथा ऑप्शन पर। तो हमें बताना है यहाँ पे उपसर्ग, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। परि उपसर्ग है हमारा इन दोनों ही शब्दों में।
बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, व्याख्यान में कौन सी संधि है? पहला ऑप्शन हमें दिया है गुण, दूसरा ऑप्शन दीर्घ, तीसरा ऑप्शन यड़, चौथा ऑप्शन विसर्ग। तो मैंने आपको बताया आधा अक्षर दिया गया हो और उसके बाद में या और ब दिया गया हो, वहां पे हमारी होती है यड़ संधि। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, राकेश का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन राके प्लस ईस, दूसरा ऑप्शन राक प्लस एस, तीसरा ऑप्शन राका प्लस ईस, चौथा ऑप्शन राका प्लस इस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी राका प्लस ईस हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? पहला ऑप्शन चक्रपाणी, दूसरा ऑप्शन चतुर्युग, तीसरा ऑप्शन नीलोत्पल, चौथा ऑप्शन माता और पिता। तो सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नीलोत्पल शब्द में हमारा कर्मधारय समास दिया गया है। तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 37 प्रश्नों का। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना। अगले प्रैक्टिस सेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर लेना। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।